नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के शाम के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौदा पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक बस दुर्घटना में ड्राइवर सहित 8 लोग जख्मी, नियंत्रण छूटने से हुई दुर्घटना। केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल नागपुर में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया संघ पर फिरवार, कहा महंगाई के लिए दोनों दोषी। बुल्ढाना में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन, महिलाओं ने लगाई देसी शराब की दुकान। और महाराष्ट्र के सांगली में लगाए गए कड़े निर्बंधों के खिलाफ व्यापारियों ने किया भीख मांगो आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। मौदा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में बस के ड्राइवर समेत कुल 8 लोग जख्मी होने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के तहत घटना भंडारा रोड के गुमथला गांव के पास की बताई जा रही है, जिसका नियंत्रण छूट जाने से बस गुमथला के पास पेड़ को जाकर टकरा गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बस में कुल 7 यात्री सवार थे, जबकि बस चालक भी जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें नागपुर के मेयो अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पत्र परिषद बुधवार को नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार का रिमोट कंट्रोल नागपुर से ऑपरेट होने की बात कहते हुए महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में परिवर्तन की लहर दौड़ेगी, ऐसा विश्वास भी मुख्यमंत्री बघेल ने व्यक्त किया। वीकेबी न्यूज के सवाल पर उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं, पर महंगाई के लिए संघ को भी जिम्मेदार ठहराया। वही घट के $63 प्रति बैरल हो गया है और फिर भी पेट्रोल और डीजल बिल्कुल आगे पीछे चल रहे हैं, सेंचुरी लगा रहे हैं। हम अभी जनता के साथ मिलकर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता इस गलत नीति के कारण से जो महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के महंगे होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगा और उसके कारण से सभी चीज़ों की कीमतों में वृद्धि होगी, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, तो निश्चित रूप से भाव बढ़ेंगे ही। तो जनता के साथ मिलकर ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब इसको तो उन्हें को खुलासा करना पड़ेगा, लेकिन ये बात सही है, आरएसएस के मुख्यालय होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है और यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुझे मौका मिला है। मेरी आवाज़ आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचेगी और जनता को राहत मिलेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, जीएसटी का मसला ही हम लोग लाए थे और जीएसटी जब इस चर्चा में आई तब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका खूब विरोध किए थे मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन सरकार में आते ही उन्होंने जीएसटी लागू किया, गलत ढंग से लागू किया, मध्य रात्रि को लोकसभा में पारित किया, ऐसा बता रहे थे जी दूसरी आज़ादी। उन्होंने देश के साथ धोखा किया, देश को गलत जानकारी दी। 1 नेशन 1 टैक्स की बात उन्होंने कही, लेकिन आप सब जानते हैं कि आज किसी में 5% है, किसी में 12% है, किसी में 18% है, किसी में उससे भी अधिक के जीएसटी लगा हुआ है। तो 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ, 1 नेशन 5 टैक्स। अब तो स्थिति ये है कि जो कृषि यंत्र हैं उसमें भी जीएसटी लगाया, ट्रैक्टर में 12% लगाया, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड में उन्होंने जीएसटी लगाया
और तो और अभी कोरोना काल में जो उपकरण लग रहे थे, जो दवाइयाँ लग रही थी, उसमें भी जीएसटी लागू किया। अब हमने जीएसटी लागू करने की बात कही है, लेकिन हमारा लगाने का तरीका दूसरा होगा, जिससे लोगों को भार कम पड़े, वो सब काम करेंगे। लेकिन आपने पेट्रोल डीजल के बारे में बात कही, तो निर्मला सीतारमण जी जब बजट प्रस्तुत किए तो ये जितने भी सेंट्रल टैक्स, एक्साइज टैक्स है, उसमें से 4% उन्होंने सेस लगा दिया। तो पहले जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी पेट्रोलियम पदार्थों में, या जो भी अभी लग रहा है सेंट्रल एक्साइज, उसका हिस्सा राज्यों को भी मिलता है, 42% राज्यों को मिलता है। लेकिन उनमें 4%, 3 या 4% उन्होंने जो सेस लगा दिया, तो वो जो पैसा वो सीधा भारत सरकार के पास जाएगा, राज्यों को नहीं मिलेगा। इस मामले में पत्र भी लिखा, लेकिन कोई जवाब निर्मला जी की तरफ से उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। लेकिन जीएसटी के बारे में निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी तो इसमें पुनर्विचार किया जाएगा और सही ढंग से लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के चांगेफल खुर्द गांव में महिलाओं ने एक अलग आंदोलन शुरू किया है। यह आंदोलन अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ है। पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर थक चुकी महिलाओं ने अब खुद मोर्चा संभाला है। महिलाएं अब खुद बाजार में शराब बेच रही है। महिलाओं का कहना है कि जब तक अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं होती, तब तक वे इसी तरह शराब बेचेगी। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से उनके घर में झगड़े शुरू हो गए हैं, और इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी शराब के आदी होते जा रहे हैं। देशी दारू 30 रुपये गिल्लास, घ्या दारू 30 रुपये गिल्लास, घ्या दारू 30 रुपये गिल्लास, घ्या भाऊ दारू 40 रुपये दे, एक छोटी पार्टी। सड़क पर खुलेआम शराब बेचती ये महिलाएं विरोध कर रही हैं उन अवैध शराब विक्रेताओं का, जो पुलिस और प्रशासन से शिकायत कर करके थक चुकी हैं। बावजूद इसके अब तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो सका। फिर क्या, ऐसे शराब विक्रेताओं को सबक सिखाने के लिए महिलाओं ने खुद शराब बेचना शुरू किया और सड़क पर शराब बेचकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आमच्या गावात दारू विकून राहिले, आम्ही सांगितलं, पोलिसाजवळ गेलो, त्यांनी ऐकलं नाही। मग आता लेकरं बाकरी पिऊन राहिले, लहान लहान पोरही पिऊन राहिले, शाळेतली पिऊन राहिले। मग आता आम्ही बाजार मांडला दारू घ्यायचा, आम्ही बाजारात मांडतो, आम्ही आता दारू विकून राहिलो। कोणी गावरान, कोणी देशी, आम्ही विकतो आता। बुल्ढाना जिले के चांगेफल खुर्द में महिलाओं ने इस तरह का अनोखा प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इस दौरान कुछ महिलाओं ने बताया कि अवैध शराब बेचने का कारोबार उनके गांव को तबाही की ओर ले जा रहा है। ऐसे में छोटे बच्चे भी शराब पीने के आदी होते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय बन गया है। आमच्या गावामध्ये लॉकडाऊन लागले तेव्हापासून अवैध दारू जास्त विकले जाते। आता मुलांच्या शाळा पण बंद आहेत, लहान लहान मुलं पण दारू पितात। आम्ही पोलीस स्टेशनला कळवलं, कलेक्टर ऑफिसलाही कळवलं, तरी कोणी काही केअर घेतली नाही। तर मग आम्ही बायांनी असा निश्चय केला की आम्ही दारू विकतो। बहरहाल अवैध शराब विक्रेताओं को सबक सिखाने के लिए महिलाओं ने एक अनोखा कदम उठाया है, जिसे महिलाओं की गांधीगिरी भी कहा जा रहा है। ऐसे में अब ये देखने लायक होगा कि महिलाओं की ये कोशिश क्या रंग लाती है। सांगली जिले में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण मंगलवार से 19 जुलाई तक प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके विरोध में व्यापारी संगठन द्वारा बाजारों में भीख मांगो आंदोलन किया गया। सांगली जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन द्वारा नियम अधिक कड़क किए गए हैं, जिसका विरोध शहर की व्यापारी संगठन द्वारा किया गया है। 19 जुलाई तक प्रशासन द्वारा लगाए गए नियम जारी रहेंगे, जिसमें अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ खाद्य और अन्य दुकानें बंद रखने का निर्णय जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। इस बात के विरोध में व्यापारियों ने भीख मांगो आंदोलन कर प्रशासन पर अपना गुस्सा उतारा है। लाचार झालोय, त्यामुळे निदान त्या भिकेत तरी आम्हाला शासनाने द्याव्यात अशी सनदशील मार्गाने, लोकशाही मार्गाने मागणी करण्यासाठी शांततेने आम्ही निदर्शनं करत आहोत।
सांगलीची बाजारपेठ सातत्यानं गेली 2-3 वर्ष झालं अडचणीत आहे. पण याचं सोयर सुतूक कुणालाही नाही आहे. आज परिस्थिती अशी आहे, 3 महिने झालं व्यापाऱ्यांना सरकारनं घरात डांबून ठेवलेलं आहे. सन्माननीय सरकार नक्की करायचं आहे तरी काय, त्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट होत नाही आहे. अर्धवट लॉकडाऊनच्या माध्यमातून रुग्णवाढी संख्येला स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे. किंबहुना ही टास्क फोर्स नावाची जी संकल्पना आहे, ही टास्क फोर्स 4 भिंतीत बसून ग्रामपंचायत एरियापासून महापालिका क्षेत्रापर्यंत नियोजन आणि निकष ठरवते. आज या माध्यमातून ही टास्क फोर्स पहिला बरखास्त करावी आणि ग्राउंड लेवलच्या लोकांकडून, व्यापाऱ्यांकडून, सामाजिक संस्थांकडून या लॉकडाऊनचं नियोजन कसं करायचं या बाबतीत सरकारनं ऐकलं पाहिजे. आज सांगलीतलं स्थानिक प्रशासन ज्यांची दुकानं बंद ठेवायची त्यांना न विचारता बसून आदेश काढतं. पण या प्रशासनाला, या राज्य सरकारला या गोष्टीची जाणीव नाही आहे की एक आदेश काढल्यानंतर किती हजारो लोक देशोधडीला लागतात, ह्याची कुठलीही जाणीव नाही आहे. महाराष्ट्र को वर्तमान महाविकास आघाड़ी सरकार ने 15 महीने में 15 साल पीछे पछाड़ दिया है। ऐसा आरोप भाजपा के महामंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार पर लगाया है। बावनकुले ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार के पास विकास का कोई विजन ही नहीं है और केवल ये सरकार महाराष्ट्र की जनता को गुमराह कर रही है। नाना पटोले साहेब काही आपलं स्टेटमेंट करून आपल्या मीडियामध्ये आणि महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आपलं प्रदर्शन करत राहतात. त्यांना ते लखलाभ आहे. माझी विनंती यांना, तिन्ही पक्षांना आहे की तुम्ही डेव्हलपमेंटचं काही बोला, विदर्भाचं बोला, मराठवाड्याचं बोला, उत्तर महाराष्ट्र बोला, पश्चिम महाराष्ट्र बोला. हे सरकार मुंबई पुरतं मर्यादित झालं आहे. मला वाटतं की या सरकारने जाणूनबुजून अलग अलग अजेंडे दिले बोलण्याकरता. केवळ यांना विकास करायचा नाही आहे, केवळ पॉलिटिकल विषय आणून जनतेला संभ्रमात ठेवायचा आहे. शेतकरी मरतायत, आत्महत्या करतायत, रोज त्या ठिकाणी अनेक प्रकरणं होत आहे, त्या ठिकाणी लोकांचे बलात्कार होत आहे, महिला अत्याचार होत आहे, कोणी बोलत नाहीये. यांना केवळ पॉलिटिकल बोलायचं आहे या टाइमपास करायचा आहे. खऱ्या अर्थानं हे सरकार अनैसर्गिक आहे आणि या सरकारला जर खरंच जर काम करायचं आहे तर आजपासून पॉलिटिकल बोलणं सोडलं पाहिजे आणि डेव्हलपमेंट बोललं पाहिजे. करा ना, कुणा मनाई केली, बोलता कशाला? आज तुझ्यावर काय जबाबदारी आहे? आज जबाबदारी आहे महाराष्ट्राच्या विकासाची. आज विदर्भाचा विकासाची जबाबदारी आहे. करा ना विकास. बोनस दिला नाही अजून. नाना पटोले साहेबांना माझा सवाल आहे. भंडारा गोंदियामध्ये राहतात, कुठं आहे बोनस नानाचा? अजून नानाचा बोनस गेला नाही आहे. लोकांनी बोनस मिळाला नाही म्हणून पीक कर्ज भरलं नाही आहे. पीक कर्ज भरलं नाही म्हणून पीक कर्ज मिळालं नाही आहे. आणि धानाचा बोनस, खऱ्या अर्थाने पॉलिटिकल भाषण सोडा आणि धानाचा बोनस मिळवा. पहिले धानाची खरेदी करा. धानाचा भ्रष्टाचार झालाय. मग करा तुमच्या हिंमत. सीबीआय चौकशीची मागणी. नाना पटोलेमध्ये हिंमत असेल तर त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये 1000 कोटीचा धान घोटाळा झाला, सांगा सीबीआयला. करा त्यांनी पत्राची माग आजच्या आज. तुम्ही हे राजकारण सोडा. जे मूळ प्रश्न आहे त्या मूळ प्रश्नावर जा. नौटंकी करू नका. 3 पक्षाचे अजेंडे तुम्ही आपापल्या पक्ष लेवलला राबवा, पक्ष वाढवा, पण महाराष्ट्राच्या जनतेला वेटीत धरू नका. ओबीसी आरक्षण केलं, मराठा आरक्षण केलं, शेतकरी वेटीत गेला, धानाचा बोनस नाही आहे, पीक कर्ज नाही आहे, पीक विमा योजना नाही आहे. सर्व महाराष्ट्राचा बंटाधार केला आणि वैधानिक विकास मंडळे बंद करून टाकले. आता कोणी त्या ठिकाणी करणार नाहीये. वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
पूर्व नागपुर के पारडी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पारडी चौक में 7 जुलाई को मास्क नहीं पहनने पर पुलिस ने मनोज ठौकर नामक अपंग व दृष्टि बाधित की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत होने का आरोप लग रहा है। इस विषय पर भाजपा विधायक कृष्णा खोपड़े और विकास कुंभारे ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। साथ ही ठौकर के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मदद और उनकी पत्नी को पुलिस विभाग में नौकरी देने की भी मांग की। विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल मामले की सारी जानकारी मंगवाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा कि ठोकर परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पालन पोषण व शिक्षा आदि के लिए परिवार के एक सदस्य को नौकरी के साथ ही आर्थिक मदद की बेहद ज़रूरत है। इससे पहले भी इस तरह के मामले में विभाग में पीड़ित परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मनोज ठौकर या अपंग व डोळ्याने बाधित असलेल्या मुलांना मास्क न घातल्यामुळे पारडी पोलीस स्टेशनच्या 2 कर्मचाऱ्यांनी पारडी चौकात व पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन या मुलाला मारहाण केली आणि या मारहाणीमध्ये त्याचा मृत्यू झाला आणि त्यामुळे त्या भागामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तणाव आहे आणि म्हणून आम्ही वारंवार नागपूरचे पोलीस आयुक्त यांना सांगितलं की तत्काल त्या 2 कर्मचाऱ्यांना आपण तत्काल सस्पेंड करा। काल विरोधी पक्षनेते महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्या परिवारासोबत भेट घेतली आणि त्यांनी ते मान्य केलं, कारण त्यांनी ते सगळे व्हिडिओ पाहिले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने त्यांनी 2 लाखाची मदत सुद्धा केली। आज मुंबईमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांची मी आणि विकास कुंभारे आम्ही दोघांनी या संदर्भात त्यांची भेट घेतली आणि त्यांना निवेदन दिलं आणि त्यांना सांगितलं का पोलिसांनी केलेली ही कलंकित घटना ही राज्यासाठी फार दुर्दैवी घटना पोलिसाच्या वतीने घडली आहे आणि आतापर्यंत पोलीस आयुक्तांनी या दोन्ही कर्मचाऱ्यांना सस्पेंड केलं नाही, सिर्फ ट्रान्सफर करून पानं पुसण्याचे काम पोलीस आयुक्तांनी केलं आणि म्हणून त्याला ताबडतोब सस्पेंड करावं ते मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं। एक और जहां नागपुर की कई बस्तियों में डेंगू ने आतंक मचा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर मेडिकल में थायराइड किट से लेकर डेंगू किट तक उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की जांच में दिक्कतें आ रही है। बताया जाता है कि किट उपलब्ध कराने वाले कंपनियों के करोड़ों रुपए बाकी होने से अब उन्होंने आपूर्ति से हाथ खींच लिए हैं। मेडिकल में जांच किट उपलब्ध नहीं होने से जरूरतमंद मरीजों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। कई बार मरीजों को बाहर से टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। दरअसल प्रशासन द्वारा किट आपूर्ति करने वाली कंपनियों के 5-6 करोड़ रुपए बकाया है। जब तक पुराने बिल पास नहीं हो जाते तब तक किट उपलब्ध नहीं कराने की बात कंपनियां कर रही है। मेडिकल में बीपीएल श्रेणी के मरीजों की जांच सहित उपचार भी निःशुल्क किया जाता है, लेकिन इन दिनों मरीजों को भी निजी लैब से जांच कराने की सलाह दी जा रही है। इससे मरीजों के परिजनों में असंतोष है। इस संबंध में वैद्यकीय शिक्षा मंत्री से शिकायत किए जाने पर जानकारी सामने आई है। बारिश के सीजन में विभिन्न तरह की बीमारियां फैलती है। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा समय पर किट आपूर्ति नहीं किया जाना लापरवाही की ओर इशारा करता है। बताया जा रहा है कि बिल पेंडिंग होने से अब प्रशासन लोकल परचेस के माध्यम से खरीदी कर रहा है, लेकिन विविध तरह की जांच किट कब तक उपलब्ध होगी यह कोई बताने को तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से हिंगना रोड पर अल्ट्रा थिन व्हाइट टॉपिंग यानी टीडब्ल्यूडी तकनीक का उपयोग कर पहली बार प्रायोगिक तत्व पर 180 मिलीमीटर सीमेंट रोड का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस नई तकनीक से खर्च की बचत के साथ ही समय की बचत होने की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। टीडब्ल्यूडी टेक्निक का उपयोग कर हिंगना टी पॉइंट से प्रियदर्शनी तक 13.85 किलोमीटर लंबा सीमेंट रोड वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट की ओर से निर्मित किया जा रहा है। इस तकनीक का जायजा लिया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। जायजा लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इस नई तकनीक का पहली बार उपयोग नागपुर में हो रहा है। 13.85 किलोमीटर लंबे इस रोड के लिए 163.46 करोड़ रुपए की तकनीक मान्यता मिली है। रोड निर्माण के लिए संबंधित कंपनी से 128.28 करोड़ रुपयों का करार हुआ है। 10 मार्च 2019 को वर्क ऑर्डर किया गया और इसे 24 महीने में पूरा किया जाना है।
सितंबर 2021 तक इस रोड का निर्माण करने का नियोजन है। यह 180 मिलीमीटर मोटा सीमेंट रोड होगा, जिसे IRC की मान्यता मिली है। रोड निर्माण के खर्च में किस तरह से बचत किया जा सकता है, इस उद्देश्य से इस नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। वन विभाग के अंतर्गत अधिकारियों की होने वाली पदोन्नति के संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से 18 फरवरी 2021 को अध्यादेश जारी किया गया है, किंतु इसके अनुसार पदोन्नति नहीं किए जाने से इसे चुनौती देते हुए दीपक पवार की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अनिल किल्लोर ने वन विभाग और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से विभाग द्वारा पदोन्नति के संदर्भ में लिए गए फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध भी अदालत से किया गया। अदालत ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार तो किया, किंतु भविष्य में इस तरह की स्थिति आने पर सकारात्मक विचार करने के संकेत भी दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता NR साबू और सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील AA माड़ीवाले ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 18 फरवरी 2021 को जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार जो पद पदोन्नति से भरने थे, वे किसी भी आरक्षण के बगैर केवल 25 मई 2004 को तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर करना था, जिससे नई विभागीय पदोन्नति समिति की ओर से इसे संज्ञान में लेना चाहिए था। याचिकाकर्ता का मानना था कि न केवल बचे पदों पर बल्कि 18 नवंबर 2020 को उनके पहले की पदोन्नति समिति द्वारा 27 RFO व 77 ACF के लिए सुझाए नामों को भी संज्ञान में लेना चाहिए था। फरवरी 2021 में सरकार की ओर से जारी अध्यादेश में पुरानी विभागीय पदोन्नति समिति के सुझावों को निरस्त किया गया था। तो शाम के प्राइम टाइम में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।